बेबस, लाचार, आंसू बहाते इन नौजवानों को देखिए। क्या इससे पहले भारत का नौजवान कभी इतना बेबस दिखा था? शायद नहीं। पहले भी बहुत सी सरकारें आईं और गईं। उन सरकारों में भी बेरोजगारी को लेकर सवाल उठे, युवाओं ने प्रदर्शन भी किए, मगर इतना आक्रोश युवाओं में पहले कभी नहीं देखा गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब युवाओं ने अपनी बेबसी, लाचारी और आंसुओं को अपना हथियार बनाया है, तब तब बड़ी क्रांतियां हुई हैं। देश का नौजवान आज मायूस है, उत्कंठित है, तो सवाल सिर्फ सरकार या प्रशासन पर नहीं उठते, बल्कि पूरे समाज पर उठते हैं, क्योंकि सरकार और प्रशासन के लोग इसी समाज का हिस्सा हैं। अगर उनमें संवेदनहीनता है तो ये समाज में घटती संवेदनहीनता को दर्शाता है। क्यों इतनी पुरानी सभ्यता और समाज के होते हुए आज तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे जहां हर युवा को रोजगार मिले। हमारा धरना आज 127 दिन से यहाँ अनवरत चालू है। हमने पिछले 21 जून से अपना धरना स्टार्ट किया था। हमारी मांग न्यायपूर्ण और जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट से 1,37,000 जो शिक्षा मित्र बाहर किए गए थे, उनको 2 वैकेंसी में भरना था। पहली वैकेंसी की बची हुई 68,500 की सीटें 69,000 में जुड़नी थी। योगी जी ने खुले मंच से ये बात कही थी कि हमारे पास 1,37,000 पद वैकेंट हैं, लेकिन हमारे पास योग्य कैंडिडेट ही नहीं है। आज उनके पास 115 नंबर 120 नंबर वाले कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद हैं, जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। ऐसे 20 से 30 हज़ार कैंडिडेट हैं, जो कि उनके ही शासनकाल में, यानी बीजेपी के शासनकाल में माननीय कल्याण सिंह, जिनका स्वर्गवास हो गया, राजनाथ सिंह के शासनकाल में पास आउट हैं। वो कहाँ जाएं? एकेडमिक की वजह से वो बाहर हो गए। आज 127 दिन से हम लोग यहाँ पर टंकी पर चढ़े हुए हैं। टंकी पर हमारी दीदी का पैर सूज जाता है। हम लोग धूप बारिश हर चीज़ झेल के यहाँ पे बैठे हैं। जब हम लोगों के सब्र का बांध टूट गया, तब हम लोगों ने वहाँ पर जाके कार्यालय में अपनी बात कहने की कोशिश की। वहाँ पर हमारे साथ या हमारे साथियों के साथ में इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। हमारे 61 साथियों को लापता कर दिया गया है। हमें मिल नहीं रहे हैं, पुलिस प्रशासन बता नहीं रहा है। जो गार्जियन आ रहे हैं उनको गेट पर रोक लिया जा रहा है, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जब लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ हैं तो बताइए कि गार्जियन कहाँ पता करने जाएगा? टंकी पर ही तो आएगा। इसीलिए हम लोगों ने अपने खून से ये लेटर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम और राज्यपाल जो हमारे यहाँ की हैं महोदया, उनके नाम, ताकि उनको इस बात का एहसास हो सके कि अभ्यर्थी अब कहाँ तक करें। अभ्यर्थी मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका है कि वो किसी भी वक्त कोई भी कदम उठा सकता है। अगर मुख्यमंत्री, आप तो संत हैं और हमने सुना है कि संत हृदय नवनीत समाना, उसका हृदय घी के समान होता है, तुरंत पिघल जाता है, लेकिन आपका हृदय क्या एकदम पत्थर का हो गया है? आपका हृदय पिघलेगा नहीं कभी। ये अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? आपके ही बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश में ये राम राज्य का हम लोग कल्पना किए थे। 20 साल से हमारे पूर्वज आपको वोट देते आ रहे हैं। हम लोग बीजेपी के वोटर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? किसको मुंह दिखाएं? हम सोचे थे कि आपकी सरकार में हमको न्याय मिलेगा, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि हमको न्याय मिलेगा। यहाँ पुलिस प्रशासन आता है, धमकाता है। हमको ये बोला जा रहा है कि आपके साथियों को तब छोड़ा जाएगा जब आप टंकी खाली कर देंगे। ये कोई बात है? लोकतंत्र की हत्या मत करवाइए मुख्यमंत्री जी। हमें आप पर विश्वास था, इसलिए हम लोग आपको भर भर के वोट दिए थे। अब लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए, किसी पार्टी का सहारा नहीं लिए, कुछ नहीं किए, सिर्फ अभ्यर्थी बनकर यहाँ पर अपनी मांग कर रहे थे। मगर आप लोग हमको मजबूर कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ बोलें। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ बोलें। कृपया हमारी पुकार सुनिए और ये जो हमारे साथ कृत्य हुआ है, हमारे साथियों को आप छुड़वाइए। वो सिर्फ अभ्यर्थी हैं, उनके साथ ये आतंकवादी टाइप का व्यवहार ना किया जाए। हमारी आपसे यही बस गुजारिश है। आप खुद एक महिला हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार किस वजह से आप लोगों की लाचारी और बेबसी, दर्द पीड़ा को नहीं देख पा रही? ऐसी क्या वजह आई कि आप लोगों को अपने खून से खत लिखकर मुख्यमंत्री जी को भेजना पड़ रहा है? जब सरकार हम लोग की बातें सुन नहीं रही है तो हम लोग को मजबूरी में कदम उठाना पड़ रहा है। हम लोगों ने सिर्फ यही मांग की थी कि जो 1,37,000 के समस्त पद हैं, सरकार पूरे पदों को भरे। हमारे भाइयों को इतनी प्रताड़ना दे करके जेल में बंद किया गया, शायद इतना किसी आतंकवादी के साथ भी सरकार ना करे। हमारे भाइयों को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, बहनों को इतनी बुरी तरीके से लातों से, घूसों से मारा गया कि मैं उस वक्त थी और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वीडियो क्लिप आप लोगों को मैं दे दूँगी किस हिसाब से उन्होंने किया था। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि उन भाइयों को
छोड़ दे, बाइज्जत उनको छोड़ दे और हमारी मांगों को पूरी करे, क्योंकि योगी जी आप मुखिया हैं, हम आपके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। और आपका पुलिस प्रशासन हम लोगों पे अत्याचार कर रहा है, हम लोग को यहाँ आके धमकाता है, ऊपर से टंकी खाली करो तभी हम उन लोगों को छोड़ेंगे। आखिर ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का ये लोकतंत्र है। तो अभी अगर सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं सुन रही है तो आने वाले वक्त में आप लोगों की रणनीति क्या होने वाली है? क्या आप अपने आंदोलन को विस्तार देंगे? क्या इस लड़ाई को आप घर घर तक पहुंचाएंगे? अगर सरकार हम लोग की बातें नहीं मानेगी तो ये लड़ाई हर गली, हर घर, हर मोहल्ले में जा जा के हम लोग बताएंगे सरकार को कि ये आप ऐसा कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को जो घटना हुई आप लोगों के साथ पुलिस प्रशासन ने जो कुछ भी किया, उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? कुछ बताइए हमारे चैनल पर को, हमारे दर्शकों को। हम बस आपसे इतना कहेंगे, उस घटना की सारी क्लिप्स, सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसमें महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारा महिला सशक्तिकरण किस ओर बढ़ रहा है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो हमारा जो प्रदेश का बढ़ता जो ऊंचा स्तर है वो दिखाएगा कि महिलाओं की क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तव में महिला सशक्तिकरण हो रहा है या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। और रही बात हमारे यहाँ पे इस धरने में जो महिलाएं हैं पड़ी इतने दिनों से, अगर महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट अगर वास्तव में सफल होता तो हमें आज यहाँ पे बैठने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये बात अपने आप में जग जाहिर होती कि यहाँ कोई धरना देने महिला घर से फ्री होती नहीं है कि आके वो धरना दे। लेकिन जो घटना वहाँ पे जो बर्बरता हुई है, महिलाओं की बात छोड़िए, महिलाओं ने जो हुआ, महिला तो वैसे ही सशक्त है अपने आप को हर पोजीशन में झेलने के लिए, वो मानसिक रूप से तैयार रहती है, चलो मारो झेलो, हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं तब तो आए हैं। लेकिन जो बर्बरता हमारे भाइयों के साथ उन लोगों ने की है वो इतना, मतलब उसको कह सकते हैं, उसके कोई वो भत्स है, इतना बेविभत्स है कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस तरीके से खींचा गया मार्ग, वो इतना अमानवीय व्यवहार है, आदमी पशुओं के साथ वो व्यवहार नहीं करता। ये प्रशासन ने जो व्यवहार किया है, अगर किसी ने अपना आपा खोया होता और एक प्रशासन पुलिसकर्मी को यही चीज़ हम लोग पलट के दे दिए होते, तब वो लोग हम पे आरोप लगाते कि ये शिक्षक बनने योग्य नहीं है। लेकिन हम लोगों ने तभी अपने आप को वहाँ पे संतुलित रखा, हम लोगों ने किसी ने पलट के जवाब नहीं दिया कि चलो हम लोग शांतिपूर्ण। आप लोगों के खिलाफ जो केस रजिस्टर किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? प्रशासन ने आप लोगों को क्या बताया कि आप किस चीज़ के मुजरिम हैं? वो बस धारा 151 का बताती हैं, वो लगा भी है या नहीं लगा है ये भी हमें अभी कंफर्म नहीं है। धारा 151 बताते हैं कि है और 144 के बारे में बात करते हैं, पर ऐसा कुछ हमें समझ नहीं आता कि हमने कोई ऐसा उल्लंघन किया है। अगर हमने किया है तो इतने दिनों से हमारी बातें सुनी क्यों नहीं गई? हमें किसी न किसी तरीके से हमें कुछ तो मजबूर किया गया होगा जो हम ये चीज़ें हम करने पर मजबूर हुए हैं, नहीं तो हम ऐसा क्यों करते? अगर हमारी बात सुन लेती सरकार, हमारी बात को समझती, हमारी मांगों को समझती, हमें गुमराह ना करती, हमारी बात को शासन तक पहुंचाती, हम क्यों ये सब घेराव करते? हम क्यों जाते कर्मियों के हम काम को रोकने क्यों जाते? जब ये सारी चीज़ें, ये हमें मजबूर किया गया इतना कि हम आपके काम को बाधित करने का हमें इतना डेर नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि किसी के कायक। तो उत्तर प्रदेश इतना पहले से बहुत आगे काम करने में आगे है हर राज्यों से, और हम काम को और बाधित करके हम रोकने वाले उन शिक्षकों में से नहीं है। इतने पागल नहीं है कि हमें काम रोक के, हम अपने सरकारी कर्मचारियों के काम रोक के हम अपने देश का या प्रदेश का हम कहीं से हित कर रहे हैं। हमें भी पता है कि वो काम रुकेंगे तो कहीं ना कहीं हर काम में बाधा पहुंचेगी, लेकिन हमें हमारी मजबूरी है, हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारे काम को नहीं किया जा रहा है। जब तक हमारे काम को हम लोग इलीगल मांग लेकर अगर बैठे होते तो हम लोग चले गए होते, लेकिन हमारी मांग जायज़ है, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बैठे हुए हैं। कोई कर्मचारी अगर आके कह दे कि आप गलत हो, नहीं तो जाके सीएम से वो कह दे कि ये लोग गलत मांग कर रहे हैं, सीएम के सामने अगर उनके अंदर इतना डेयर है, हिम्मत है, तो कह दे कि नहीं, हमारे सारे सरकारी कर्मचारी अपना काम सही से किए हुए हैं, इसमें कोई गलत नहीं, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। ये बच्चे जो हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये गलत धरना दे रहे हैं, आप इनको भगवा दीजिए, इनको लाठीचार्ज करवाइए, मरवाइए, हम लोग उठ के चले जाएंगे। अगर कोई कह देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोग अपनी इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना है, तो देश के सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? आप लोग लगातार 128 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था आप लोगों के लिए, तो उस पर कोई काम क्यों नहीं किया इस सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था 1 लाख
37,000 भर्ती को 2 क्रमागत भर्तियों में पूर्ण करने का था। दूसरी बात रही बात जो आप लड़ाई करने की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ साफ साफ ये कहता है कि जो ये नियोक्ता का अधिकार है, सीटें घटाना या बढ़ाना नियोक्ता का अधिकार है और ये हमारे सीएम साहब करेंगे। हम किसी कर्मचारी के पास नहीं जा रहे हैं। हमें पता है कि कर्मचारियों को अगर हम रोकेंगे तभी हमारा बात वहाँ तक पहुँचेगा। इस वजह से हम लोग घेराव करते हैं। नहीं तो हमें जब वो नियोक्ता का अधिकार है तो सरकार तक वो बातें पहुँचाई जाए, हमारी सीटें जोड़ी जाए, हमारे हक की चीज़ें हमारी सीट हमें दी जाए। अदरवाइज हम लोगों को मजबूर रहना पड़ेगा। इसी तरह ये धरना अनवरत चलता रहेगा। देश की न्यायपालिका, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से आप क्या मांग करेंगी? हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप बार बार ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारा मतलब जितनी सारी योजना हैं उनके लिए बहुत व्यवस्थाएं मुहैया कराने की आप बात करते हैं। एक महिला हमारी आज 74-75 दिन से टंकी पे बैठी है। आप एक बार वहाँ के हालात आके देख लीजिए कि ये किस हालात में आके बैठी हुई हैं। पैर सूजे हुए हैं, शरीर का एक एक अंग कहाँ से वो क्षतिग्रस्त है। उनको बस वही होता है ना, स्किन बस चढ़ाया गया, अंदर से सब कुछ घायल है उनका। हम लोग उनके साथ रहते हैं, हम देखते हैं कि उनके साथ क्या स्थिति है। एक बार आके देख लीजिए, और अगर लगता है कि वो गलत है, वो गलत मांग कर रही हैं, वो गलत टंकी पे बैठी हैं, तो आप आके जो कार्रवाई करना चाहें कर लीजिए। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको कोर्ट के ऑर्डर और नियोक्ता का अधिकार, वो सारे जियो आपको उससे पहले पढ़ने होंगे, आके हमसे मिलना होगा, हमसे बात करना होगा, हमसे डिबेट करना होगा। ऐसे ही मनमानी कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई हम पे नहीं करवाना है। आपसे बस इतना उम्मीद है कि आप एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हो और इस प्रदेश के मुखिया हो। योगी जी, आप लोग हमारा सुध लीजिए, वक्त वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चों का लेता है। ये नहीं कि एक शासक, क्रूर शासक बन के हमारी तरह जैसे प्रशासन को जाके हमें लाठीचार्ज करवा दिए। ये हमें वो आप अपने मुखिया से ये दरकार नहीं है, क्योंकि हम उनसे जानते हैं, हमने वोट दिया है तो हमारा अधिकार है कि हम अपने बाप से कुछ भी मांगते हैं तो दिल खोल के मांगते हैं, और हम अपनी हक को मांग रहे हैं। आपसे कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि शिक्षक समाज का आईना होते हैं, क्योंकि इन्हीं शिक्षकों के हाथ में देश की युवा पीढ़ी का भविष्य होता है, वहीं इनका मार्गदर्शन करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ SCRT के उसी मैदान में जहाँ पर कि पिछले 128 दिन से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। गुहार उन अधिकारियों से जो शायद गूंगे और बहरे बन चुके हैं, गुहार उन नेताओं और राजनीतिक दलों से भी जो चुनाव आने से पहले इनको रोज़गार देने का वायदा तो करते हैं, मगर चुनाव बीत जाने के बाद उन वायदों का क्या हाल होता है ये पलट कर भी नहीं देखते। आज ये लोग इतने बेबस और हताश हो चुके हैं कि अपने खून से सने हुए ख़तों को लिख कर अधिकारियों को भेज रहे हैं, नेताओं को भेज रहे हैं, लेकिन कोई भी है इनकी सुनने को तैयार नहीं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इनकी इस करोड़ पुकार को सुनती है या नहीं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़ के लिए, लखनऊ।